मत उपस्थित हैं। आज जिस अध्याय को हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उसका शीर्षक है तलाश। आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के अंतर्गत आज हम उसका जो दूसरा अध्याय है तलाश, उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियां भारत से संबंधित, भारत के अतीत से संबंधित हासिल करेंगे। इससे पहले हमने आपको अहमदनगर का किला अध्याय पढ़ाया था। साथ ही आपको यह बताया था कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, किस प्रकार से अहमदनगर के किले में कैद रहते हुए उन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया, कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसके कारण उनको लेखनी उठानी पड़ी, और भारत के साहित्य, कला, इतिहास और ऐसी जानकारियां जिसे भारत की श्रेष्ठता स्वयं में सिद्ध होती है, उसको तमाम तथ्यों के आधार पर, तमाम घटनाओं के आधार पर, भारत के लोगों की विचारधाराओं के आधार पर, वेद और पुराणों के आधार पर कई दृष्टिकोणों से जवाहरलाल नेहरू ने इसको समझाया है और हमें बताया है। मूलतः यह पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, हमने चर्चा भी किया था। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण हम आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का यह हिंदी रूपांतर किया गया है। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने इसका हिंदी रूपांतर किया हुआ है। शायद यही कारण है कि कई बार कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो आपको थोड़ा कठिन से लगते हैं। लेकिन चलिए, तलाश, आज हम जो तलाश कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ, तलाश है भारत के अतीत की झांकी की और बहुत सारी संदर्भित घटनाओं की। तो इस अध्याय को हम कई भागों में पढ़ेंगे। आज जो इसका प्रथम भाग है उसके संदर्भ में आपको थोड़ी जानकारी देंगे और आप निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होगा और बहुत सारी विशिष्ट जानकारी आप हासिल कर सकेंगे। मेरी यह कोशिश होगी कि अक्षरशः इसकी व्याख्या की जाए, शब्दों की, पंक्तियों की व्याख्या की जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सके और जान सके। ऐसे समय में जब विषय थोड़ा कठिन सा लगता है तो छात्र बोर से हो जाते हैं, बोरियत हो जाती है। तो शायद इससे भी आप बचे रहेंगे और आपके लिए निश्चित रूप से एक बढ़िया स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, मिल सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं और आप इस वीडियो को एक बार और सुनिएगा ताकि बहुत सारे जो संशय से युक्त प्रश्न हैं वह आपके दूर हो जाएंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट जरूर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रश्न पूछना होगा, ताकि हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, शीर्षक का नाम है तलाश। तलाश शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक प्रश्न उठता है, आखिर तलाश किस चीज की? हम कभी अपनों की तलाश करते हैं, कभी ज्ञान की तलाश करते हैं, लेकिन आज हम इसमें तलाश करेंगे भारत के अतीत की झांकी की, बहुत सारी संदर्भित घटनाओं की। और जैसे जैसे बिंदु आते रहेंगे हम आपको विश्लेषित करते रहेंगे, इसकी व्याख्या करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और जहां भी आपको कोई दिक्कत होगी, पुनः आग्रह है आपसे, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर अपने कमेंट्स लिखिए। और हां, अगर आपको पसंद आए तो अपने लाइक्स भी दीजिए। तलाश अध्याय, भारत के अतीत की झांकी। झांकी शब्द भी अपने आप में विशिष्ट है। झांकी मात्र से ही हमारे अंदर एक भाव आता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिमा या पूरे परिदृश्य को व्यक्ति के सामने संक्षिप्त रूप से रख देना ही झांकी है। तो भारत का अतीत पूरा का पूरा तो हम नहीं ले सकते, लेकिन एक झांकी, एक उसके अतीत से परिचित करवाएंगे आपको। तो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की है कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बीते सालों में, यह बीते साल वह है
जो जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के संघर्ष में बिताए हैं। यह बीते हुए वर्ष वह है जब से उन्होंने भारत के नए चरित्र को, उन्होंने भारत के नए सांस्कृतिक विकास की विचारधारा को देखा है। तो कहते बीते हुए सालों में जो वर्ष बीत गए हैं, उन बीते वर्षों में हमेशा मेरे मन में भारत ही रहा है। इस बीच मैं अर्थात कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं बराबर उसे समझने, जवाहरलाल कहते हैं जब से भारत के विषय में जो मेरे जहन में जब भी यह शब्द आता है, भारत ही भारत, मैं अपने विचारधारा में जब रखता हूं, तो इस बीच बराबर उसे समझने के लिए और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। अर्थात मैं भारत के संदर्भ में मेरे अंदर जो विचारधाराएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो मैं समझता हूं किसी घटना विशेष में, उनको विश्लेषित करने का प्रयास करता हूं, उनको समझने का प्रयास करता हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। मैं अपने बचपन में लौट जाता हूं जब मैं छोटा सा, और तब से भारत के तमाम घटनाओं को याद करने की कोशिश करता हूं। और जब भी हमने कोशिश की है, तब मैं ऐसा महसूस करता था कि मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। तो भारत को जो जानने की अवधारणा है, भारत के जानने की जो जिज्ञासा है, उसने मेरे मन और मस्तिष्क में एक ऐसा रूप ले लिया था, एक ऐसी आकृति ग्रहण कर ली थी, और वह जो रूप था वह धुंधला था। एक उसका छाया मात्र कह सकते हैं, कहीं न कहीं उसकी कुछ घटनाएं मेरे मनो मस्तिष्क में थी, और जो मेरा ताजा अनुभव अभी रहा स्वतंत्र, इसने उसको और संवारा और सजाया, अर्थात उसको और समृद्ध किया। अब चर्चा करते हैं जवाहरलाल नेहरू, आखिर भारत है क्या? जिस भारत की हम बात करते हैं, आखिर वो भारत क्या है? जवाहरलाल नेहरू इसको लिखते हैं, आखिर यह भारत है क्या? जब हम भारत की बात करते हैं, आखिर हम किस भारत की बात करते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अतीत में जो भारत, अतीत क्या है? बीता हुआ समय। पहले भारत जो है किनका प्रतिनिधित्व करता था, नेतृत्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? वह भारत जो कभी विश्व को सीख देता था, सबका अगुवा था। आखिर कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, या प्राचीन समय में कौन सी ऐसी बात हुई कि जिससे भारत की जो वह शक्ति थी, प्राचीन शक्ति थी, जो सर्वश्रेष्ठ था दूसरे देशों से, उसको कैसे उसने खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है, या फिर विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो तमाम प्रश्न जो जवाहरलाल नेहरू के मन में हैं, उन्होंने इसमें तलाशा है। आखिर भारत है क्या? क्या वह वही भारत है जो प्राचीन समय में समृद्ध हुआ था, जिसको दूसरे देश उसको फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे? जो प्राचीन भारत, जो शक्तिशाली भारत था, आखिर उसकी शक्ति कैसे चली गई? क्या यह पूरी शक्ति चली गई है या शेष है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू इस अध्याय में तलाश करने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, भारत मेरे खून में रचा बसा था। भारत की जो सोच है, ऐसा नहीं केवल भारत के विषय में सोचता हूं, भारत हमारे रग में, खून में बसा हुआ है। अर्थात बिना भारत के मैं जीवित नहीं रह सकता, मेरी सोच में भारत है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। जवाहरलाल कहते हैं, मैं भारत के विषय में अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे रग में भारत की सोच बसी हुई है, भारत बसा हुआ है, अपार स्नेह मुझे, लेकिन फिर भी हमने इसको एक आलोचक के दृष्टिकोण से देखा है, वो भी जो बाहरी हो। आलोचक क्या होता है? आलोचक कहा जाता है जो कि आपके अच्छाइयों और बुराइयों को देख करके एक सम्यक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे, और अपना बिना किसी लाग लगाव के, न आपकी प्रशंसा न आपकी निंदा, जो वास्तविकता उसको आपके समक्ष रखे,
उसे कहते हैं आलोचक। संस्कृत में परिभाषा दी जाती है इसकी, लुच्यते अनेन इति आलोचना अस्ति। और आलोचना करने का काम कौन करता है? आलोचक। तो उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने। एक बाहरी व्यक्ति जब भारत में आएगा और वह शुरुआती जो विशेषताएं देख करके वह क्या अनुमान लगाता है भारत के विषय में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी नजर से देखने का काम जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और वही बात लिख रहे हैं। वे कहते हैं ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। तो कहते एक ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ, वर्तमान तो देख ही रहा है भारत की स्थिति क्या है, इसके साथ साथ अतीत में जो भारत की स्थितियां थी, अतीत में जो भारत था, उसके अवशेषों को उसने देखा था, उसे नापसंद करता था, उसकी चर्चा कैसे किया उन्होंने। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू ने एक पाश्चात्य आलोचक के दृष्टिकोण से भारत को देखा और उस समय जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर कई तरह की शंकाएं, विचारधाराएं जो है सिर उठा रही थी। अर्थात उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे, तमाम तरह की विचारधाराएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, शंकाएं हो रही थी, भ्रम हो रहे थे। पहला तो यही था कि क्या मैंने भारत को जान लिया था, मैं जिस भारत को जानता हूं क्या मैं उसको पूरा समझ पाया हूं कि नहीं। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। भारत का जो अतीत है, जो उसकी विरासत है, जो उसके पुरखों से मिला हुआ है, मैं कहीं न कहीं उसको खारिज करने की कोशिश कर रहा। खारिज करने मतलब है एक सिरे से नकार देना। तो मैं इसको नकारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता। वो कहते हैं अगर जिन विषयों को हम खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इतिहास हो या संस्कृति हो, अगर वास्तव में भारत में नहीं रहती तो भारत का जो वजूद है, जो महत्व है, शायद नहीं होता भारत का। इसलिए हम चाह करके भी भारत के अतीत को खारिज नहीं कर सकते। और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? वो कहे अगर हम इसको निकाल दे तो हजारों वर्षों तक जो हम सभ्य रहे, सभ्यता में सिरमौर रहे हैं, हमारी जो अपनी अस्तित्व रहा है, हमारी जो पहचान रही है भारत की अलग रूप में, तो शायद हम कदापि किसी भी कीमत पर हम ये पहचान बनाए नहीं रख सकते थे। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? वह आखिर विशेष तत्व क्या है? वह प्रमुख तत्व क्या है जिसकी वजह से हमारी पहचान आज मौजूद है, जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं, भारत का अस्तित्व बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु से जुड़े शहर की तरफ ले चलते हैं। वो कहते हैं मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की टीले पर खड़ा था। जवाहरलाल कहते एक बार मुझे अवसर मिला, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था भारत से, उस समय की बात कर रहे हैं वो। तो कहते हैं कि एक बार उनको जाने का अवसर मिला सिंधु घाटी सभ्यता को घूमने का। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो महत्वपूर्ण नगर थे। जैसे आज आपके 4 महत्वपूर्ण नगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, आज 4 महानगर हैं। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण महानगर थे। पहला था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो बहुत प्रमुख शहर था, बड़ा था और कृषि से संबंधित और बाकी चीजों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। इसलिए मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी क्यों? इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता थी उपस्थित, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सिंधु घाटी में, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी थी और वहीं सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के टीले पर मैं खड़ा था। जवाहरलाल जहां खड़े थे, बताते हैं मेरे चारों तरफ
जहां खड़े थे उसके चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बने हुए घर थे और गलियां बिखरी हुई थी, यानी आज उसके अवशेष जो थे, जो अवशेष हैं, आज जवाहरलाल नेहरू के सामने थे, जिसका समय करीब 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यता है और विकसित सभ्यता थी। आप देखिए, आज भारत विकासशील देश में आता है, जो विकास की प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन उस समय भारत की सभ्यता विकसित थी, मतलब जो संपूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, जिसे विकास की संभावनाएं उत्तरोत्तर हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में भारत था उस समय। तो कहते हैं कि प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले कहा जाता है, बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। वो कहते हैं अगर ये सभ्यता स्थिर रही, इतनी चर्चित रही, तो इसका एक प्रमुख कारण यही है, इसका ठेठ भारतीयपन। भारतीयपन जब हम कहते हैं, यानी भारत के प्रति जो सकारात्मक विचारधाराएं हैं, जो भाईचारा है, जो भ्रातृत्व भावना है, जो व्यवहार है, ये सारी चीजें भारतीयपन में आएंगी। और भारत की विचारधारा तो है वसुधैव कुटुंबकम। शायद यही वो बुनियाद थी जिसके आधार पर यह सभ्यता खड़ी है, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। भारतीय सभ्यता की शायद सबसे बड़ी पहचान भी है, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। शायद ही कोई सभ्यता होगी जो 5-6 हजार वर्षों से बाद भी उस तरह उसी रूप में हमारे मध्य रहे, और वह भी जब समाज बराबर बदल रहा है, परिवर्तनशील है और विकासमान रह करके। तो ये एक बड़ी भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बड़ी बात जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह बाकी सभ्यताओं से निकट से संबंधित थी, अर्थात इन सभ्यताओं का कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता से संबंध था। ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें फारस की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, ये जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, ये कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता से प्रभावित थी और जुड़ी हुई थी। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था, भारत का सांस्कृतिक आधार, उसका आचार व्यवहार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। किसी भी सभ्यता से हमारी सभ्यता प्रभावित नहीं होती है, अलबत्ता दूसरी सभ्यताओं ने हमसे कुछ सीखा। और इस मजबूती का रहस्य क्या है, इसको जवाहरलाल नेहरू आगे बताएंगे। तो आज हमने पहले दिन के व्याख्यान में यह पढ़ा था कि भारत के अतीत की झांकी के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन प्रश्नों को तलाश करते हैं, साथ ही भारत की विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित थी, जब वहां जवाहरलाल नेहरू पहुंचते तो क्या देखते हैं, और किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को चिन्हित करते कहते हैं यह भारत की सबसे प्रमुख सभ्यता है और विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। कैसे चीन, फारस और दूसरे सभ्यता के जो दूसरी सभ्यताएं रही हैं वो कैसे इस सभ्यता से प्रभावित रही है, साथ ही किस प्रकार से भारत अपने मजबूत बुनियादों के आधार पर दूसरी सभ्यताओं से प्रभावित नहीं होता है, अलबत्ता उन्हें प्रभावित करता है। इसकी मजबूती का रहस्य क्या है, हम अगली बार देखेंगे, अगले व्याख्यान में हम देखेंगे आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है, क्या कारण है कि भारतीय सभ्यता इतनी विकसित रही उस समय और अपनी अलग पहचान बनाने में समर्थ रही।